नमस्कार, हिंद किसान की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। सरकार ने हाल फिलहाल में एक ऐसे विवादास्पद मुद्दे को आगे बढ़ाया है जिसके ऊपर पहले काफी प्रदर्शन हुए, तमाम सारे बयानबाजियां हुई। इसमें मसला आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्मों का, और पहली खाद्य फसल जो बैंगन है उसके बायोसेफ्टी ट्रायल के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस किस्म के बायोसेफ्टी फील्ड ट्रायल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मसला काफी पुराना है। जाहिर सी बात है कि जब 2000 के बाद देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आना शुरू हुआ तभी से विवाद चल रहा था। हम लोग बीटी कॉटन देश में हमारे है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी खाद्य फसलों में भी रिसर्च शुरू हुई और उसमें जो सबसे आगे गया था उसमें बीटी बैंगन का मसला था। उसको लेकर के काफी कोशिश थी कि इसको मंजूरी दी जाए। पहली खाद्य फसल है तो उसमें 2009 में जब बात आगे बढ़ी, किसानों और पर्यावरणविदों ने काफी विरोध किया और उस वक्त की जो सरकार है उसने इसके ट्रायल के ऊपर एक मोरेटोरियम लगा दिया कि अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता, यथास्थिति रहेगी। लेकिन हाल ही में जब जीएसी ने जनक और BSS 799 वैरायटी जो है, एक प्राइवेट कंपनी की ये किस्में हैं, उनके ये जो बायोसेफ्टी ट्रायल को मंजूरी दी है। अब आगे देखने की बात है आने वाले दिनों में कैसे इसके ऊपर काम आगे बढ़ता है। वैसे यहाँ एक जानकारी मैं दे दूं कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जिसे हम पूसा बोलते हैं, उसमें 2017 में ये ट्रायल हो चुका है और इंस्टीट्यूट ने GAC को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। हो सकता है शायद उस रिपोर्ट के अध्ययन के आधार पर GAC ने अपने कदम आगे बढ़ाए हों। यहाँ एक पक्ष और है, हमारे कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रीडिंग के माध्यम से भी ऐसी फसलें तैयार की जा सकती हैं, ऐसी किस्में तैयार की जा सकती हैं जो उस मकसद को हासिल कर सकती है जो ये बीटी के जरिए या GM फसलों के जरिए हम लोग हासिल करना चाहते हैं, जिससे कि कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो, बीमारियां कम लगे, उत्पादकता बढ़े। ये सब चीजें संभव है। लेकिन सरकार की जो दिलचस्पी जिस तरीके की है वो बहुत ज्यादा संसाधन खर्च करना नहीं चाहती रिसर्च में, खासतौर से सरकारी क्षेत्र में, इसलिए ये काम आगे नहीं बढ़ता। अब 2002 के बीटी कॉटन की मंजूरी के तमाम सारे विवादों के बाद अब बैंगन का मसला आया है और ये पहली खाद्य फसल है। मैं इसका बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, कई साइंटिफिक एक्सपर्ट्स भी ये बात कहते हैं कि जो GM फसलें हैं उनका मानवीय उपभोग की स्थिति में असर आ सकता है। हालांकि इसके अलावा जो फसलें हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, सरसों है, चावल की भी फसलें हैं, उसके अलावा और कुछ ऐसे जो खाद्य फसलें हैं और सब्जियां, उनके ऊपर भी GM का शोध जारी है। लेकिन शायद सरकार अब धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती है। और पिछले दिनों हमने डिस्कस भी किया था कि जो नया बीज कानून आ रहा है उसमें भी ट्रांसजेनिक जो वैरायटी है उनका जिक्र किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं सरकार के, लेकिन विवाद भी तेज होगा और किस दिशा में ये मसला आगे जाएगा आने वाले दिनों में साफ होगा। इस पूरे मसले पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी जो स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक हैं, और हमारे साथ हैं युद्धवीर सिंह जी जो इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट के संयोजक हैं और भारतीय किसान यूनियन में पदाधिकारी हैं और तमाम सारे जो किसानों के मसले हैं उस पर लगातार काम करते हैं। हम अपने मेहमानों से इस मुद्दे पर बात करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। GM फसलों का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। 2010 के बाद अब एक बार फिर GM बैंगन को लेकर विवाद गर्मा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने बैंगन की GM फसलों की फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है।
इस बायोसेफ्टी फील्ड ट्रायल की मंजूरी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए मिली है। साल 2010 में बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई थी। GEAC ने जनक और BSS 799 वैरायटी के बीजों की ट्रायल को मंजूरी दी है। ये दोनों प्रजातियां निजी क्षेत्रों की ओर से विकसित की गई हैं। 2017 में बैंगन की इन GM किस्मों का बायोसेफ्टी ट्रायल IARI में हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के बीजों को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने की जरूरत नहीं है और इसे ब्रीडिंग के जरिए ही विकसित किया जा सकता है। भारत में फिलहाल सिर्फ बीटी कॉटन की खेती को ही मंजूरी मिली हुई है और देश की 95% कपास की खेती बीटी कॉटन से ही होती है। हालांकि एक सच ये भी है कि 2002 में बीटी कॉटन की मंजूरी के साथ ही बीटी बैंगन को लेकर विवाद का सिलसिला जारी है। 2004 में तो तकरीबन उसे मंजूरी मिल भी गई थी, लेकिन 2010 में व्यावसायिक उत्पादन पर उस वक्त के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने रोक लगा दी थी। वैसे सच ये भी है कि भारत में चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, सरसों, मूंगफली, बैंगन, भिंडी, मिर्ची, गोभी, आलू, टमाटर, प्याज, सेब, केला, पपीता और तरबूज आदि यानी 100 से अधिक GM फसलों के लिए अनुमति के लिए कंपनियां प्रयास कर रही हैं। लेकिन सवाल कई हैं। जानकार कह रहे हैं कि क्या इस बार बीटी कपास के दौरान भूले गए सबक याद करने की जरूरत है? क्या ये सही नहीं होता कि पहले ट्रांसजेनिक बीजों को लेकर बिल विधेयक संसद के रास्ते पास किया जाता, फिर इस फील्ड ट्रायल को लेकर हरी झंडी दिखाई जाती? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैंगन खाए जाने वाला कृषि उत्पाद है और इसे लेकर उठ रहे सवालों का जवाब गंभीरता से तलाशे जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अश्विनी जी, पहला सवाल मैं आपसे करूं क्योंकि आपके सहयोगी पार्टी की सरकार है, आप भी उसी तरीके का संगठन है। 2010 में इसके ऊपर मॉरेटोरियम लगाया गया था GM बैंगन के ऊपर। अब इसे क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? ऐसा क्या तब्दीली आ गई कि अब सरकार चाहती है कि इस शोध को पूरा करके इस फसल को कॉमर्शियल अप्रूवल दिया जाए? ऐसा लग रहा है। जी देखिए हरबीर जी, अभी जो विषय है जी, ये फिर से फील्ड ट्रायल का विषय है। हाँ। पहले जो 2010 में मॉरेटोरियम लगा था जी, आपको ध्यान होगा उस समय जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री थे और 7 स्थानों पर या उससे भी ज्यादा स्थानों पर जन सुनवाइयां हुई थी जी। और वो विवाद था, वो था कमर्शियल इसकी क्रॉप के लिए जी अनुमति देने का। ये जो अभी आया है ये फिर से फील्ड ट्रायल का विषय है। इसमें दोनों में अंतर है क्योंकि हम लोग फील्ड ट्रायल का भी विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बाद की स्टेज कमर्शियल प्रोडक्शन की होती है जी। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि एक तो ये खाद्य फसल है जी और दूसरा जो बैंगन है जी, बैंगन भारतवर्ष जो है वो उसका ओरिजिन है बिल्कुल। और इसलिए जो कंट्री ऑफ ओरिजिन में ट्रांसजेनिक वैरायटीज नहीं डेवलप होनी चाहिए। हाँ। कारण यह है कि उसका एक बायोडायवर्सिटी हमारी है और इसी को चलते हुए आपको ध्यान ये भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशन में ये बात कही थी जी कि एक तो फूड प्रोडक्ट्स, फूड क्रॉप्स और दूसरा जहां सेंटर ऑफ ओरिजिन यहाँ है। तो हमारा ये मानना है कि ये सरकार ने जो अभी 6 साल के बाद ये पहली बार इस प्रकार का अप्रूवल जो हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है ये आया है, इसका हम विरोध करते हैं और सरकार से फिर दोबारा से आग्रह करते हैं कि देश के हित में, देश के लोगों के हित में, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पर थोड़ा समय और लूंगा आपसे कि ये जो GM के नाम पर एक बिना वजह बहस फैलाने की कोशिश जो होती है कि इससे उत्पादन बढ़ता है, इससे जो है केमिकल पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग होता है, ये अनुभव ये नहीं
बता रहा है। जी, हमने बीटी कॉटन के बारे में देखा। पहले 1 हेक्टेयर में 1 किलो से कम लगभग 800 ग्राम पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते थे। अभी इस समय लगभग 1 किलो शायद 200 ग्राम के करीब इस समय पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं। यानी पेस्टिसाइड का उपयोग कम नहीं हुआ है। और दूसरा, उत्पादन जो है जी, ये एक रिलेटिव टर्म है। एक घटिया, अगर आप किसी को बताएं कि यह जो है ये बीटी बैंगन है, तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर जहर है। तो ये हमारी कंज्यूमर की भी चॉइस के ऊपर इम्पैक्ट आता है कि जब आप सारे बीज समाप्त कर देंगे तो झक मार के लोगों को बीटी बैंगन खरीदना पड़ेगा। जिस प्रकार से बीटी कॉटन हुआ है, 95% एरिया में अब हमारे पास देसी कॉटन के बीज नहीं बचे हैं। इसलिए ये जो सरकार में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, वो उनको इसके बारे में मैं कई बार उनके सामने भी कह चुका हूं कि ये सब गलत काम कर रहे हैं। मैं यहां पर बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि यह गलत है, क्योंकि जिस प्रकार के जीएम क्रॉप्स को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ग्लाइफोसेट उसमें उपयोग होगा, उसमें हर्बिसाइड्स यूज होंगे, उसके कारण दुनिया भर में कैंसर फैल रहा है। तो और ये बात किसी को बता नहीं रहे। तो यह जो है ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जिस प्रकार के इनपुट्स इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं जीएम क्रॉप्स में, उसके बारे में पूरी जानकारी और राष्ट्रीय बहस उस पर करवाई जाए। ये युद्धवीर जी, आपका क्या मानना है कि ये इतने दिनों के बाद अचानक जागता है जीएसी और मंत्रालय, तो ऐसी क्या जरूरत हो गई सडनली, इसमें क्या तब्दीली आई है? देखिए, मैं अभी अश्विनी जी बता रहे थे जी, हम लोग यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय, अश्विनी जी, हम और तमाम जो दूसरे बहुत से संगठन ऐसे थे जी, वो इसी विषय को लेके उस समय भी सरकार इसी तरह की रिसर्च के नाम पे इन चीजों को बीटी जो क्रॉप्स हैं, वो सीड्स हैं, उनको सामने लेके आ रही थी जी। तो मैं सबसे पहले तो स्वदेशी जागरण मंच के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एनडी, जैसा आपने बताया कि सरकार के नजदीक हैं लोग और कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं सरकार से, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना स्टैंड बदला नहीं है किसी भी विषय पर। खुल के ये अपना वही जो बात ये पहले कहते थे आज भी कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बीटी कॉटन आई और बीटी कॉटन की जो अभी हम बात करते हैं, 3300 वैरायटी थी बीटी कॉटन की हमारे देश में। आज बाजार में 3300 में से एक भी वैरायटी उपलब्ध नहीं है। अगर किसान अपना बोना भी चाहे तो उसको किसी कंपनी का पेटेंटेड सीड ही खरीदना होगा, उसकी मजबूरी बन गई है। और ये कॉन्स्पिरेसी है। ये बीटी सीड्स अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं, पहली बात तो हमारी लोकल वैरायटी आने वाले 10 साल में खत्म हो जाएंगी। 4 लाख वैरायटी हैं हमारे पास सीड्स की, डिफरेंट वैरायटी। और अगर 1 by 1 इसी तरह से ये इंट्रोड्यूस करते रहे तो हम इन कंपनियों के गुलाम होकर रह जाएंगे। दूसरा, बीटी के बारे में दुनिया भर की रिसर्च है और ये तय हो चुका कि बीटी, जैसा अश्विनी जी अभी कह रहे थे, बीटी पहले साल लगाई 0 स्प्रे था, आज 20 स्प्रे बीटी में होते हैं। दूसरे पेस्ट आ गए। अब बीटी ब्रिंजल में ये बोरर के लिए इन्होंने एक पॉइजन उसमें डाला है कि बोरर को कंट्रोल करेंगे। बोरर एक बीमारी नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं है। और बोरर आता कितने में? मैं एक किसान हूं, मुश्किल से 1-2% उसमें बोरर आता, उसको किसान निकाल के फेंक देता। ना आज तक कंज्यूमर ने कंप्लेंट की है, ना बैंगन की देश में कहीं कमी है। बैंगन का किसान साल में कई समय पिटता रहता है, मार्केट में थ्रो करता है, उसकी फसल को खरीदता नहीं है। ना उसमें मतलब किसी किस्म का डिमांड नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। आप क्यों अननेसेसरी पुश कर रहे हैं? आप कहीं बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की, तो शॉर्टेज है कहां? कभी मस्टर्ड को लेके आ जाते हैं, कभी ब्रिंजल को लेके आ जाते हैं। कॉटन तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस में आ ही गया और मैंने बताया कि हमने अपना बीज खो दिया देश से। इसी तरह हम ये बैंगन की हम वैरायटी खो देंगे अपनी सारी। और बैंगन हमारे देश में खाने में और एक सैकड़ों दवाइयों में बैंगन डाला जाता, उसमें पॉइजन होगा। बीटी का जो बोरर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो पॉइजन उसमें जीन में डाला है, उसके हेल्थ पे क्या इफेक्ट होंगे, उस पर कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है, कोई उसका सरकार के पास जवाब नहीं है, लेकिन पुश कर रहे हैं। एक ही मतलब वही यूपीए में हो रहा था, वही एनडीए में हो रहा, चेहरा बदला। नीति किसान के लिए नीति में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है।
ये अश्विनी जी, जैसे अभी युद्धवीर जी कह रहे हैं कि उस वक्त यूपीए सरकार अलग तरीके से चलती थी, लेकिन उनके जो पर्यावरण मंत्री थे उन्होंने इसके ऊपर मॉरेटोरियम लगा दिया। अब भाजपा की सरकार है, अभी तो मंत्री जी का बयान ही नहीं आया कुछ भी, तो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या जो पॉलिसी है वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के हाथ में ही है पूरी तरीके से, या जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका भी इसके ऊपर कुछ असर है? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 2010 में जब जी जयराम रमेश जी ने इस पर मॉरेटोरियम लगाया जी, उसके बाद आने वाले जो मंत्री हैं उन्होंने थोक के भाव जो हैं फील्ड ट्रायल्स की अनुमति दी। हाँ, सैकड़ों अनुमतियां दी और उसी का परिणाम है कि आज तक वो फाइलों में लग रही हैं। तो लेकिन इस सरकार के आने के बाद ये 6 साल के बाद मैं उसको दोबारा दोहरा रहा हूं जी, कि 6 साल के बाद पहली अनुमति अगर ऐसे दिखाई देती है, जो अभी मंत्री जी को इसके बारे में अपने स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि पहली बार ऐसा हुआ है, तो उसका कारण बताना होगा कि 6 साल हमने जो रोका है क्यों रोका था, और उसके बारे में पूरी तरह से बहस होनी चाहिए। और पहले से ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ बातें कही हैं और जितनी भी बातें यह लॉबीज के द्वारा कही जाती हैं वो सारी गलत सिद्ध हो रही हैं, और वो हमारे देश के कृषि के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे किसान के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरे की बातें, खतरे की घंटी है। बिना वजह बीटी का या जीएम का विरोध नहीं हो रहा है। जीएम का विरोध इसलिए हो रहा है कि ये जो जैसे अभी एचटीबीटी की बात आ रही, हेर्बिसाइड टॉलरेंट, उसी प्रकार से जो मस्टर्ड आया ये भी एचटी है। बोल नहीं रहे हैं, हमने बार बार इनको कहा कि आप बताइए कि एचटी है कि नहीं है, लेकिन बाद में वो माने कि हाँ ये एचटी है। यानी एचटी का मतलब है हर्बिसाइड टॉलरेंट। हर्बिसाइड टॉलरेंट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा ग्लाइफोसेट का उपयोग, और इस ग्लाइफोसेट के उपयोग को जो दुनिया भर छोड़ रही है, सारी दुनिया में उस पर बैन लग रहा है, और हम यहाँ पर वो वेराइटीज लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है। तो यहाँ ये जो विरोधाभास है, दुनिया भर में एक बात चल रही है, इसके साथ ये विरोधाभास है, इसको सरकार को स्पष्ट करना होगा। युद्धवीर जी, जो सवाल मैं अभी अश्विनी से कर रहा था कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने मॉरेटोरियम लगा दिया, नई सरकार आती है उसका नया तरीका होता है काम करने का, और जो अभी जो एनडीए की सरकार है उसका एक कार्यकाल पिछला पूरा हुआ, अब दूसरे कार्यकाल में आए हैं, तो अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसके ऊपर फिर से बात शुरू हो जाए? दूसरे एक पॉइंट जो अश्विनी जी ने रखा कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए लोगों के बीच में, तो ये जो अभी जो सिस्टम है उसमें कोई भी पब्लिक डोमेन में तो कुछ चर्चा की ही नहीं जाती, सीधे फैसले ले लिए जाते हैं। देखिए, वो जो जयराम रमेश जी के समय में जो मॉरेटोरियम लगाया गया था पूरे देश में, देश के चारों भागों में, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, सब जगह उन्होंने लोगों से जाके फेस टू फेस संवाद किया जी, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया। बहुत ही पॉजिटिव निर्णय उन्होंने उस समय लिया था। हाँ। और मतलब वो सराहनीय निर्णय था उस समय का, बहुत बढ़िया। और हमने ये सोचा था कि एक चीज निकल गई और इस तरह की समस्या दोबारा खड़ी नहीं होगी। बात आज वहीं फिर आके वही भूत हमारे सामने फिर खड़ा हो गया, बीटी ब्रिंजल का, जिसपे हम कई साल पहले लड़ चुके थे। मेरा अपना मानना यह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो टोटल सिस्टम को कंट्रोल करती है। सरकार भला कोई भी आ जाए, ब्यूरोक्रेसी अपने तरह से खेल करती रहती है। और एक बहुत बड़ी लॉबी, जो अभी आपने पूसा कैंपस का जिक्र किया, उस पूसा कैंपस में ही वो लोग ऑफिस लेके बैठे हुए हैं जो इस बिजनेस से, एग्री बिजनेस से और सीड के उस बिजनेस से मल्टीनेशनल कंपनियां जुड़ी हुई हैं। उनको पूसा कैंपस में ही जगह प्रोवाइड कर रखी है। सारा दिन वो लॉबिंग करते हैं, हमारे साइंटिस्टों को मैनेज करते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करते हैं और निकाल के उस बूथ को फिर लोगों के सामने ले आते हैं। ये एक सबसे बड़ी देश में बीमारी है। पॉलिटिकल सिस्टम हमारे में ऐसा हो गया कि लोगों को वो रुचि है ही नहीं उस तरह की डिबेट और उस तरह का सोचना, उस तरह का उसकी गहराई में जाना। वो रिलाई करते हैं अपने
जो ऑफिसर्स हैं और ऑफिशियल लोग हैं उन पे रिलाई करते हैं। आप मूवमेंट के लोग कितना ही चिल्लाओ, हम पे ये कह देते हैं कि ये तो पेस्टिसाइड, बीटी का विरोध कर रहा हूं तो कहते हैं ये पेस्टिसाइड लॉबी के लोग हैं। कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि हमारी जो खेती है, जो पारंपरिक खेती है, जी। उसको मजबूत किया जाए। हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हिंदुस्तान का अगर पिछला इतिहास देखें जाके तो हमसे उन्नत खेती कहीं दुनिया में थी नहीं और आज भी है नहीं। हम अपने नॉलेज को छोड़ के और दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। आवश्यकता है हमको अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल सीड को इम्प्रूव करने की जी, और उसका प्रचार प्रसार करने। ये जो आपने बात की है अश्विनी जी, आपने पहले भी इसमें चर्चा की थी कि जो बैंगन है वो हमारा इंडिजिनियस है, उसकी जो भी जर्म प्लाज्म या उसका जो बायोडाइवर्सिटी के मसले में वो हमारा अपनी क्रॉप है। तो एक तो ये है कि जो जिसका ओरिजिन है वहां पे आप नहीं कर सकते ये, उसके बावजूद जो जैसे कपास का मामला हमारे सामने, ज्यादातर वैरायटी सब बीटी आ गई है, बाकी का खत्म हो गई है। तो ये इसके ऊपर पॉलिसी फ्रेमवर्क क्यों नहीं तैयार होता कि जहां हमारी जो उस तरह की इंडिजिनियस है किस्में जिनका ओरिजिन हमारे देश में है, उन चीजों के ऊपर एक परमानेंट इस तरीके की रोक लगे कि उसके जीन्स को आप मॉडिफाई ना करें, उसके साथ इस तरह का खेल ना करें। तो इसके ऊपर तमाम सारे जो पक्ष हैं, किसान हैं, पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर हैं, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के बात क्यों नहीं करते? देखिए, यहाँ प्लेटफॉर्म पे इसलिए नहीं आते हैं कि वो लॉबीज हैं, और मैं इन लॉबीज को बहुत दिनों से देख रहा हूं और बड़े लंबे समय से ये सारी बात चल रही है। जब से 2002 में बीटी कॉटन आया, वो भी धक्के से लाया गया, धोखे से लाया गया, क्योंकि पहले यहां बीज लगा दिए और कहा कि अब तो लग गए हैं इसलिए इसको अनुमति दे देते हैं। उसी प्रकार से एचटीबीटी को भी ला करके अभी हाल फिलहाल में कोई ब्यूरोक्रेट्स हमसे बात कर रहे थे कि अब तो इतना फैल गया है, अब तो इसको अनुमति दे देते हैं। जी। तो हमने कहा कि ये आपकी गैर जिम्मेदाराना कार्य है। यह आपकी कमी है कि जो हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में इलीगल तरीके से ये एचटीबीटी आ गया। उसी प्रकार से ये बीटी ब्रिंजल भी इलीगल तरीके से भारत में लाया गया है जी। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि लॉबीज जो हैं वो इस प्रकार से काम करती हैं कि या तो अनुमति दे दे सरकार, नहीं तो हम धोखे से बाजार के माध्यम से आपके यहां पर थोप देंगे, उसके बाद आपको अनुमति देनी पड़ेगी। यानी इस प्रकार से एक धोखाधड़ी का मामला चल रहा है और सरकार में अभी तक उनको कोई सहयोग मिला नहीं है। यह पहली बार ऐसा हमने खबर पड़ी है 6 साल में कि कोई अनुमति दी गई है। हमारा प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन रहेगा, कृषि मंत्री से भी निवेदन रहेगा और पर्यावरण मंत्री से तो रहेगा ही कि इस प्रकार की किसी भी वैरायटी को अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह देश के किसान के खिलाफ है और देश के पर्यावरण के खिलाफ है, स्वास्थ्य के खिलाफ। जी, एक पॉइंट मैं आपके पास आऊंगा इसमें युद्धवीर जी। पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो एक मसला है और कुछ साइंटिस्ट ने हमें प्रेजेंटेशन दिया था कि सब बैंगन में बहुत पेस्टिसाइड होता है, 40 तक स्प्रे करने पड़ जाते हैं, तो उसका रेजिड्यूज जो है वो फसलों में रहता है और वो ह्यूमन कंजम्पशन में चला जाता है, लोग उससे बीमार होते हैं। तो ये पेस्टिसाइड के उपयोग को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित इस्तेमाल हो, कम से कम हो, स्वास्थ्य संबंधी विकार लोगों में ना जाए पेस्टिसाइड की वजह से, उसको लेकर के क्यों नहीं आवाज आप लोग उठाते? हमारा कैंपेन है। हमने हरियाणा में हमारा एक सेंटर है टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, और हम अपने किसानों को ट्रेनिंग देते हैं जहर मुक्त खेती की। हमारा जींद में एक सेंटर है जहां क्लासेस चलती है और पढ़ाया जाता है, पेस्ट बताए जाते हैं, ये पेस्ट है, ये मित्र पेस्ट हैं, ये हमारे शत्रु हैं, इनको ऐसे कंट्रोल। हमने यहाँ पूरे देश में किसान संगठनों की तरफ से क्लासेस हैं और आपने देखा होगा पिछले 5-7 वर्ष से देश में इस पे चर्चा होने लगी है, किसान में अवेकनिंग और अवेयरनेस आई है। अगर सरकार हमारी मदद कर दे इस काम में, सरकार गंभीर हो जाए। एक वेस्ट डिकम्पोजर अभी गाजियाबाद में पिछले 5 साल पहले एक रिसर्च हमारे साइंटिस्टों ने की थी, उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया और मेरे ख्याल से लाखों किसान उसके माध्यम से लाभ उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में संगठन काम नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन सरकार के सहयोग से आज एक्सटेंशन सर्विसेज है नहीं,
कोई देश में जो पहले आजादी के बाद एक एक्सटेंशन सर्विसेज थी एग्रीकल्चर में, जो किसान को अवेकनिंग के लिए कार्य करती थी, उसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया। तो ये सुनी जी, जो पॉइंट युद्धवीर जी ने बोला, मैं आपसे आखिरी इसमें टिप्पणी चाहूंगा। जो सरकारी सिस्टम है रिसर्च का, उसके पास ना तो संसाधन है और ना लगता है कि उनका इंटरेस्ट है। सारा कॉरपोरेट और प्राइवेट की तरफ रिसर्च को ले जाकर के जाएंगे तो फिर जीएम क्रॉप ही आएंगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। कोई समय था कि जब एग्रीकल्चर पर 27% बजट खर्च होता था जी, आज 1.25% 1.5% खर्च होता है। और ये एक्सटेंशन सर्विसेज तो बंद हो ही गई। जितने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसमें जितनी भी रिसर्च होती है सब एमएनसी स्पॉन्सर्ड होती है। यानी चलिए, मैं इसी पॉइंट पे अश्विनी जी, समय हमारा पूरा हो रहा है कार्यक्रम का। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ हिंद किसान की बात में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जुड़े और काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये काफी विवादास्पद मसला है, आने वाले दिनों में विवाद बढ़ सकता है। अब देखते हैं सरकार किस तरीके से इसमें आगे जाती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हिंद किसान की बात में। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।